हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कि अगर हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो वो है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? तो जैसा कि हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। यानी हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स का संख्या कितना है उस पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगा। सॉल्यूट पार्टिकल्स कौन है ना, उस पर हम लोगों का वो प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, जबकि जब हम लोग अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को देखें तो उसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है। यानी अगर हम लोग कंसंट्रेशन को सेम रखें तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का संख्या ज्यादा होगा क्योंकि वह पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन में सब कुछ पार्टिकल्स जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो वहां पर हम लोग नंबर ऑफ अगर पार्टिकल्स देखें तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम मिलेंगे क्योंकि वो लोग एग्रीगेट बना लेते हैं। जबकि ट्रू सॉल्यूशंस में जो है वो पार्टिकल्स का डायमेंशन कम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोगों के पास ज्यादा है। इसीलिए अगर गिवन कंसंट्रेशन हो, यानी कंसंट्रेशन अगर ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों का अगर कंसंट्रेशन सेम हो तो किसमें पार्टिकल्स का संख्या ज्यादा मिलेगा? ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का संख्या ज्यादा मिलेगा, यानी उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों का ज्यादा होगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे कि हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर हम लोग दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम रखें और मान लिया कि अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन देख रहे हैं तो जो ट्रू सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो कम होगा। ठीक है, तो पहला जो हम लोगों का प्रॉपर्टीज था कोलाइडल सॉल्यूशन का वो था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है कोलाइडल सॉल्यूशन का ट्रू सॉल्यूशन के अगर हम लोग कंपैरिजन में देखें तो कम होगा क्योंकि वहां पार्टिकल का संख्या कम हो जाता है क्योंकि पार्टिकल्स आपस में जुड़कर जो है वो एग्रीगेट बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहला जो कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज हो गया वो हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एज कंपेयर टू अ ट्रू सॉल्यूशन, अगर ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बोले द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कंपैरेटिवली स्मॉल बिकॉज कोलाइडल पार्टिकल्स आर बिगर एग्रीगेट्स, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। हेंस एट सेम कंसंट्रेशंस कोलाइडल सॉल्यूशन शो, है ना, colloidal solution show colligative properties of a small order as compared to values shown by true solutions। यानी जो colloidal solution होंगे उनके जो colligative properties का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड देखें वो तो कम होगा और ट्रू सॉल्यूशन के colligative properties का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो पहला जो प्रॉपर्टीज था कोलाइडल सॉल्यूशन का वो हो गया हम लोगों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये हम लोग 9th-10th में भी देखे होंगे, काफी पॉपुलर है। तो टिंडल इफेक्ट क्या है कि अगर हम लोग लाइट को अगर कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करें, चूंकि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है। तो जब लाइट उस पार्टिकल से पास करेगा तो वो पार्टिकल जो है उस लाइट को क्या करेगा, स्कैटर करेगा, यानी बिखरेगा हर डायरेक्शन में। यानी अगर हम लोग लाइट बीम के पाथ को देखना चाहें तो कोलाइडल सॉल्यूशन से अगर हम लोग लाइट बीम के पाथ को अगर पास करेंगे, ठीक है, और अगर हम लोग 90 डिग्री से उस पाथ को देखें तो वो हमको विजिबल होगा, ठीक है, लाइट का पाथ। लेकिन अगर इसी लाइट बीम को अगर हम लोग ट्रू सॉल्यूशन से अगर हम लोग पास करेंगे तो वो लाइट बीम हम लोगों का विजिबल नहीं होगा क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। तो वो जो लाइट को जो स्कैटरिंग करते हैं वो बहुत ही कम करते हैं, यानी स्कैटरिंग जो है वो पार्टिकल्स के साइज पर भी निर्भर करता है। तो टिंडल इफेक्ट क्या है कि जब हम लोग लाइट बीम को किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, जिससे लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल हो जाता है। जो
कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होंगे वो विजिबल नहीं होंगे, है ना, उनके शेप साइज के बारे में हमको अंदाजा नहीं होगा। लेकिन चूंकि हर इंडिविजुअल पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, लाइट को स्कैटर कर रहा है, तो हम लोगों को एक कंटिन्यूअस बीम दिखाई देगा। इसी इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो टिंडल इफेक्ट जो है वो ट्रू सॉल्यूशन जो है वो शो नहीं करता है, क्योंकि वहां पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है, तो वहां स्कैटरिंग बहुत ही कम होता है। लेकिन जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो वहां पर पार्टिकल का साइज जो है वो इस रेंज में आ जाता है, जिससे जब हम लोग लाइट को पास कराते हैं तो वो पार्टिकल जो है वो लाइट को स्कैटर करना शुरू करता है। और जब हम लोग 90 डिग्री से अगर हम लोग, है ना, उसको देखें तो हम लोगों को एक कोन जो है वो निकलता हुआ दिखाई देगा, उसी को हम लोग टिंडल कोन भी बोलते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम लोगों का लाइट सोर्स है और हम लोग ने यहाँ पे एक लेंस लगाया है जिससे हम लोग इसके बीम को कन्वर्ज कर रहे हैं। तो जैसे कि ये हमारा एक कोलाइडल पार्टिकल है, तो जैसे ही लाइट बीम इससे टकराएगा तो ये लाइट को क्या करेगा, स्कैटर करेगा, हर डायरेक्शन में स्कैटर करेगा, ठीक है। और अगर हम लोग अब इसको अगर एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोगों को यहाँ पर एक कोन बनता हुआ दिखाई देगा। इसी कोन को हम लोग टिंडल कोन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लाइट का जो बीम जो है, जो इस सॉल्यूशन से पास हो रहा है उसको देख सकते हैं, पर पार्टिकल को हम लोग नहीं देख सकते, उसके शेप और साइज के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं होगा। ये हम लोग अपने घर में भी, है ना, देख सकते हैं। अगर हम लोगों का जो रूम है अगर कुछ दिनों के लिए अगर बंद रहता है तो उसमें डस्ट आ जाता है पूरे रूम में, और जब हम लोग जब विंडो को खोलते हैं अगर, और विंडो से अगर थोड़ा सा लाइट आता है तो वो क्या होता है कि वो डस्ट पार्टिकल जो है उस लाइट को क्या करता है, स्कैटर करता है। तो हमको, है ना, घर में एक लाइट बीम जो है आता हुआ दिखाई देगा। कभी कभी हम लोग ये सिनेमा हॉल में भी देखते हैं, जो पहले के सिनेमा हॉल्स थे जहां पर अगर हम लोग कहें कि अगर बहुत ज्यादा जो है अगर वो वहां पर डस्ट पार्टिकल्स जमा हो गया है, तो जो हम लोगों का जो प्रोजेक्शन आता था लाइट का, ठीक है, तो वो लाइट का जो पाथ है वो हम लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल से क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, ठीक है। तो क्या ये होने के लिए सबसे पहले तो पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्कैटरिंग नहीं होगा। तो हम लोगों का जो पार्टिकल का जो साइज है वो वेवलेंथ के से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। अगर वेवलेंथ के कंपैरिजन, लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो स्कैटरिंग नहीं होगा। तो एक तो ये कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है जिसके कारण लाइट का बेंडिंग होता है, तो अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हमारा डिफरेंस ज्यादा होगा तो टिंडल इफेक्ट जो है वो हम लोग ज्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे। यही कारण है कि जो हम लोगों का लायोफोबिक सॉल है, ठीक है, वो उसमें टिंडल इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है, तो नहीं सॉल्वेशन नहीं होता है, जिसके कारण जो है उनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज्यादा होता है। जबकि लायोफिलिक सॉल में चूंकि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो जिसके कारण उनका सॉल्वेशन हो जाता है और उनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है वो कम हो जाता है, जिसके कारण वहां पर टिंडल इफेक्ट हम ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का जो सेकंड जो हम लोगों का इफेक्ट प्रॉपर्टीज होगा कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो है टिंडल इफेक्ट। तो हम लोग कहेंगे द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यानी टिंडल इफेक्ट वो फेनोमेना है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो लाइट को स्कैटर करते हैं जब हम उसके थ्रू लाइट को पास कराते हैं, जिससे लाइट का जो बीम है वो हम लोगों का विजिबल हो जाता है, ठीक है। टिंडल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। द पार्टिकल्स इन ट्रू सॉल्यूशन आर टू स्मॉल इन साइज टू कॉज एनी स्कैटरिंग। लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनमें पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, जिसके कारण वो, है ना, स्कैटरिंग जो है ना, फेनोमेना नहीं शो कर पाते हैं, ठीक है। दैट इज द टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है। और जो यहां पर हम लोगों को ब्राइट कोन जो यहां पर मिल रहा है उसी को हम लोग टिंडल कोन कहते हैं। द ब्राइट कोन ऑफ द लाइट इज कॉल्ड टिंडल कोन, ठीक है। तो ये जब हम लोग 90 डिग्री से देखेंगे तो हम लोगों को यहां से एक टिंडल कोन, है ना, ऐसे निकलता हुआ हम लोगों को यहां पर दिखाई देगा। यानी ये जो पार्टिकल है ये ब्राइट स्टार की तरह दिखाई देगा, है ना, मतलब पार्टिकल ब्राइट स्टार की तरह लगेगा डार्क बैकग्राउंड में, पर पार्टिकल को हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है।
उसके लाइट बीम का जो पाथ है वो विजिबल होगा, लेकिन पार्टिकल जो है वो हम लोगों का विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो टिंडल इफेक्ट होने के लिए हम लोग के पास दो कंडीशन है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिंडल इफेक्ट होने के लिए क्या क्या हम लोगों के पास कंडीशन होने चाहिए। तो पहला कंडीशन है द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। यानी जो हम लोग लाइट का जो वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, है ना, उससे जो डायमीटर है डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का, तो वो पार्टिकल का डायमीटर बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत छोटा होगा तो फिर स्कैटरिंग नहीं होगा, तो फिर हम लोग टिंडल इफेक्ट नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और सेकंड जो है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होगा, लाइट उतना ही ज्यादा जो है वो हम लोग कहेंगे कि उतना अच्छा स्कैटरिंग होगा और हम लोग टिंडल इफेक्ट को देख पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि जो लायोफोबिक कोलाइड्स है हैव ए स्ट्रॉन्ग टिंडल इफेक्ट ड्यू टू डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में सॉल्वेशन नहीं होता है, तो उनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज्यादा होता है, जबकि लायोफिलिक में ये डिफरेंस हम लोगों का कम हो जाता है। इसलिए वहां टिंडल इफेक्ट हम लोग लायोफिलिक सॉल्व में हम लोग कम ऑब्जर्व करते हैं। और साथ ही साथ जो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हम लोग देख रहे हैं, है ना, इससे बार बार हम लोग ये बात बता रहे हैं कि वो जो पार्टिकल है कोलाइडल पार्टिकल वो विजिबल नहीं होगा, उसके शेप और साइज के बारे में हम लोग को अंदाजा नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये सब पार्टिकल से टकराएगा तो हम लोग को एक कंटिन्यूअस लाइट का बीम जो है हम लोगों को दिखाई देगा, पर इंडिविजुअल पार्टिकल के शेप और साइज के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट साइज एंड शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो उससे हमको कोलाइडल पार्टिकल्स के शेप और साइज का कोई अंदाजा नहीं होगा। तो टिंडल इफेक्ट जो है ये एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज माना जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन का। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन का, और वो होगा कलर। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर है वो किस बात पर निर्भर करेगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर है वो वेवलेंथ पर निर्भर करेगा। जो पार्टिकल स्कैटर कर रहा है, कोलाइडल जो पार्टिकल्स स्कैटर कर रहे हैं वो उस वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। और कौन सा वेवलेंथ स्कैटर होगा वो डिपेंड करता है पार्टिकल्स के साइज पर। यानी अगर कोलाइडल पार्टिकल का साइज जो है अगर वो चेंज हो जाएगा तो जो वेवलेंथ स्कैटर हो रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कलर तो हमको पता है कि कलर डिपेंड करता है वेवलेंथ, कौन सा वेवलेंथ हमारे रेटिना पे आ रहा है, तो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। पर वेवलेंथ डिपेंड कर रहा है किस पर, पार्टिकल्स के साइज पर। अगर साइज वेरी कर रहा है तो वेवलेंथ हम लोगों का वेरी कर जाएगा। और साथ ही साथ जो है वो कलर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि हम लोग किस डायरेक्शन से देख रहे हैं। मतलब हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट को देख रहे हैं कि ट्रांसमिटेड लाइट को देख रहे हैं, क्योंकि ट्रांसमिटेड लाइट देखेंगे तो उसमें अलग वेवलेंथ होगा, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा वो हमारा अलग वेवलेंथ का होगा। ठीक है, तो जो कलर होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का वो डिपेंड करता है कि हम लोग किस डायरेक्शन से देख रहे हैं, और साथ ही साथ वो कोलाइडल पार्टिकल के साइज पर भी निर्भर करेगा। साइज में अगर हम लोग चेंजिंग लाते रहेंगे तो हम लोगों का कलर भी जो है वो चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी है कलर। द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। यानी जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो कौन सा लाइट स्कैटर कर रहे हैं और उसका वेवलेंथ क्या है, उस पर हम लोग को उस कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर जो है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट फर्दर डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। लेकिन अब वो कौन सा वेवलेंथ स्कैटर करेगा वो भी डिपेंड करेगा पार्टिकल के साइज पे और उसके नेचर पे। ठीक है, द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आल्सो चेंजेस विद द मैनर इन विच द ऑब्जर्वर रिसीव्स द लाइट। और साथ ही साथ कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि ऑब्जर्वर किस डायरेक्शन से देख रहा है, वो ट्रांसमिटेड लाइट को देख रहा है या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट को देख रहा है। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर एक एग्जांपल देखें, a mixture of milk and water appears blue when viewed by the reflected light। तो अगर हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का,
तो अगर हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट को देखेंगे तो वो हम लोगों का ब्लू, है ना, कलर दिखाई देगा, सॉल्यूशन लगेगा कि ब्लू कलर का है अगर रिफ्लेक्टेड लाइट को देखेंगे, ठीक है। एंड रेड व्हेन व्यूड बाय ट्रांसमिटेड लाइट, पर अगर हम लोग सिर्फ ट्रांसमिटेड लाइट के डायरेक्शन से देखेंगे तो वो हमको रेड दिखाई देगा। यानी अगर हम लोग व्यू करने का डायरेक्शन अगर जो चेंज कर देंगे तो हमारा उससे भी कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि जो फाइनेस्ट गोल्ड सोल इज रेड इन कलर, तो अगर हम लोग गोल्ड का एक सोल बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें अगर गोल्ड के पार्टिकल का साइज छोटा है, हालांकि वो अभी भी कोलाइडल रेंज में है, पर अगर वो छोटा है तो वो हम लोगों को रेड कलर का दिखाई देगा। एज द साइज ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, और जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ेगा इट अपीयर्स पर्पल, पहले पर्पल होगा फिर ब्लू होगा और फाइनली जो है वो गोल्डन कलर का हो जाएगा। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर है वो साइज ऑफ पार्टिकल्स, नेचर ऑफ पार्टिकल्स और साथ ही साथ हम लोगों का, है ना, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो किस डायरेक्शन से लाइट को देख रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों का थर्ड प्रॉपर्टी था, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी होगा हम लोगों का ब्राउनियन मूवमेंट। जैसे कि अगर हमारे पास कोई सॉल हो, यानी कि सॉलिड इन लिक्विड का अगर हम लोग एक कोलाइड बनाए हैं और अगर हम लोग उसको एक पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से उस सॉल्यूशन को देखें तो हम लोगों को दिखाई देगा कि जो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर, है ना, जिगजैग मोशन में घूम रहे, इधर उधर घूम रहे। तो आखिर डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में क्यों घूम रहे? क्योंकि उन पर जो है वो अनइक्वल फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। किसके द्वारा? जो डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली टकरा रहे हैं, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पर, जिसके कारण जो डिस्पर्स्ड फेज है वो रैंडमली इधर उधर जो है वो हम लोगों का मोशन हो रहा है। और अगर पार्टिकल का साइज, जो डिस्पर्स्ड फेज है, अगर उसका पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, तो उसका जो रैंडम मूवमेंट है वो ज्यादा होगा। साथ ही साथ अगर डिस्पर्सन मीडियम का विस्कोसिटी अगर हम लोगों का कम है तो जो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स है उनका मूवमेंट जो है वो आसान होगा। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो उनका मूवमेंट, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो हमारा स्लो हो जाएगा। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली जिगजैग जो है वो मोशन में घूमते रहते हैं, क्योंकि उन पर अनइक्वल फोर्स लगता है। किसके द्वारा? पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम के द्वारा, ठीक है। और ये जो चीज है ये ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और इसी के नाम पर हम लोग ने कहा उसको ब्राउनियन मूवमेंट। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक पार्टिकल है डिस्पर्स्ड फेज का, उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो वो इधर पहले मूव किया, फिर यहां से इधर मूव किया तो रैंडम जो है फिर इधर आया, फिर ये इधर भागा, तो इस तरह से वो रैंडमली जो है इधर उधर वो मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उस पर जो हमारा जो है अनबैलेंस जो है वो फोर्स लग रहा है बाय द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। तो फोर्थ जो हो जाएगा वो हम लोगों का है ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट इज द कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल सॉल। यानी कोलाइडल सॉल में जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, यानी जो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स है, उनका रैंडम जिगजैग मोशन ही है जो ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। It arises due to the unequal impacts from different directions by the particles of the dispersion medium। और डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो, है ना, उस पर फोर्स लगाते हैं अनइक्वल हर डायरेक्शन से, जिसके कारण जो है उसका मूवमेंट होता है, ठीक है, ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलाइड। तो कोलाइड का क्या नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड किस पर करेगा? उसके साइज पर निर्भर करेगा और साथ ही साथ विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, ऑन द नेचर ऑफ कोलाइड, बट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी, फास्टर इज द मोशन। अगर साइज छोटा होगा और विस्कोसिटी ज्यादा, विस्कोसिटी साइज छोटा होगा और विस्कोसिटी भी लिक्विड का कम होगा, ठीक है, तो जो पार्टिकल है डिस्पर्स्ड फेज का उसका मूवमेंट जो है वो फास्ट होगा। तो ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि पार्टिकल का नेचर क्या है, वो पार्टिकल के साइज और साथ ही साथ जो डिस्पर्सन मीडियम है उसके विस्कोसिटी पर निर्भर करेगा। अगर विस्कोसिटी कम होगा तो ब्राउनियन मूवमेंट ज्यादा होगा, अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो भी ब्राउनियन मूवमेंट हम लोगों का ज्यादा होगा। अब हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन का, जो कि होगा हमारा चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है, और जो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे यानी सभी कोलाइडल पार्टिकल्स पर एक ही प्रकार के चार्ज होंगे, आइदर वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे और या तो फिर निगेटिवली चार्ज होंगे। यानी कि अगर कोलाइडल पार्टिकल्स यानी डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो जो डिस्पर्सन फेज के जो पार्टिकल्स होंगे उस पर निगेटिवली चार्ज होगा। यानी कि यहां चार्ज जो है वो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पर भी होता है और डिस्पर्सन फेज के पार्टिकल्स पर भी होता है। पर जब हम लोग कोलाइडल पार्टिकल्स बोलते हैं तो हम लोग डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स को बोल रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं यानी कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उन पर सेम काइंड ऑफ चार्ज होता है। यानी अगर एक पर पॉजिटिव रहेगा तो सभी कोलाइडल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, जिससे उनके बीच में रिपल्सन होगा और वो कभी आपस में जुड़ नहीं पाएंगे और हमारा जो सॉल रहेगा वो हमारा स्टेबल होगा। तो जिस तरीके से कोलाइडल पार्टिकल्स यानी डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पर चार्ज रहता है उसी तरह डिस्पर्सन फेज के पार्टिकल्स पर भी चार्ज होता है। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन एज अ होल अगर देखा जाए तो वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स पर जो चार्ज आते हैं उनका रीजन क्या है, वो कैसे अपने ऊपर चार्ज लाते हैं। तो इसका बहुत सारा जो हमारा थ्योरी है जिसमें बहुत सारे जो है रीजंस बताए गए हैं। तो पहला रीजन बताया गया है कि वे फ्रिक्शन के कारण भी हो सकता है। यानी जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं और जो डिस्पर्सन फेज के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में है ना फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है, जिसके कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है और उन पर चार्ज आ सकता है। तो पहला जो है वो हमारा है कि फ्रिक्शन के कारण भी कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज आ सकता है। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि जब हम लोग है ना मेटल का सॉल बनाते हैं, ठीक है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड में, तो वहां हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो वहां पर क्या हो सकता है कि जो सॉल पार्टिकल बन रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकते हैं। यानी वहां पर जो मेटालिक सॉल होगा वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, जिसके कारण वहां पर निगेटिवली चार्ज आ सकता है। तो ये सेकंड हम लोगों का रीजन हो गया। थर्ड रीजन होगा जो एसोसिएटेड कोलाइड में हम लोगों ने देखा था कि जो भी सोप होता है उसमें कटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं, है ना। जैसे सोडियम एस्टीरेट आयन C17H35COO माइनस और Na प्लस। तो जैसे ही हम उसको वाटर में डाले तो COO माइनस यानी C17H35CO माइनस अलग हो गया और Na प्लस अलग हो गया। और एक सर्टेन रेंज के बाद है ना हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो नॉन पोलर पार्ट है वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना, और सरफेस पर हमारा निगेटिवली चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर एक मिसल बन जाता है। तो ये भी हम लोगों का एक कोलाइड है और यहाँ पर चार्ज आ रहा है। यानी चार्ज इसके कारण भी आ सकता है कि हम लोग कोई मॉलिक्यूल डाले और वो आयंस में टूट गया और फिर आयंस सब जो है एक ही प्रकार के जो आयंस है वो एक जगह इकट्ठा हो गए, जिसके कारण उन पर चार्ज आ गया। एक और रीजन है जो सबसे एक्सेप्टेड रीजन माना जाता है, वो है प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। यानी इसके अनुसार से जब कोई कोलाइड बनता है तो वो क्या करता है कि वो अपने सरफेस पर किसी आयन को एड्जॉर्ब कर लेता है। अब या तो वो पॉजिटिव आयन को एड्जॉर्ब कर सकता है या तो निगेटिव आयन को एड्जॉर्ब कर सकता है। अगर वो पॉजिटिव आयन को एड्जॉर्ब करेगा तो वो पॉजिटिव सॉल्व बन जाएगा, अगर निगेटिव आयन को एड्जॉर्ब करेगा तो वो निगेटिव सॉल्व बन जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये कौन सा आयन एड्जॉर्ब करेगा। तो जो हम लोगों का कोलाइड बना, ठीक है, तो कोलाइड में भी हम लोगों के पास एक कटायन और एक एनायन है, ठीक है, और जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम होगा उसमें भी हम लोगों के है ना आयन से। तो वो क्या करता है, कोलाइड जो है वो उस आयन को एब्जॉर्ब करता है जो दोनों में कॉमन होता है। जैसे मान लिया जाए अगर हमारा कोलाइड AgI है और हमारा डिस्पर्सन मीडियम जो है वो AgNO3 है, तो AgI और AgNO3 में कॉमन क्या हुआ, Ag। तो AgI क्या होगा, अपने सरफेस पर Ag प्लस एब्जॉर्ब कर लेगा और वो पॉजिटिव है ना कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास कोलाइड जो है वो AgI है और हमारा जो डिस्पर्सन मीडियम जो है वो Ki है, तो AgI जो है वो I माइनस एब्जॉर्ब कर लेगा और निगेटिवली चार्ज जो है वो हम लोगों का कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले अगर देखें है ना फिफ्थ, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स।
तो कोलाइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कोलाइडल पार्टिकल्स पर हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और वो चार्ज एक ही नेचर का होता है, ठीक है। द नेचर ऑफ दिस चार्ज इज द सेम ऑन ऑल द पार्टिकल्स इन अ गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड मे बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो सभी कोलाइडल पार्टिकल्स पर जो चार्ज होगा वो एक ही नेचर का होगा, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, जिसके कारण वो आपस में जुड़कर एग्रीगेट नहीं बना पाएंगे। तो वो सब इंडिविजुअल जो है वो कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह इधर उधर बिखरा रहेगा, है ना, वो कभी भी जुड़ नहीं पाएगा। यानी हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन रहेगा वो स्टेबल होगा, क्योंकि अगर वो प्रेसिपिटेट कर गया तो फिर तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो खत्म हो जाएगा। द चार्ज ऑन द सॉल्व पार्टिकल, ठीक है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। द डिस्पर्सन मीडियम हैज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो जिस तरह से डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पर चार्ज है, उसी तरह डिस्पर्सन फेज के पार्टिकल्स पर भी क्या होगा, चार्ज होगा, और वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। यानी एज अ होल कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। द चार्ज ऑन द सॉल्व पार्टिकल्स इज ड्यू टू वन और मोर रीजन्स। अब सवाल उठता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं सॉल्व पर, है ना, उनका जो है वो क्या क्या रीजन्स हो सकता है। तो जो फर्स्ट रीजन है वो है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। यानी पहला पॉइंट कहता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं और जो डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो है ना, कोलिजन होगा, फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण जो है उन पर चार्ज आ सकता है ना। हो सकता है कि कोलिजन हो और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, है ना, डिस्पर्स्ड फेज से डिस्पर्सन मीडियम में या डिस्पर्सन मीडियम से डिस्पर्स्ड फेज में आ जाए, जिससे हम लोग को उस पर चार्ज अपीयर हो जाए, ठीक है। सेकंड जो है वो है डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय एग्रीगेशन ऑफ आयंस। जैसा कि हम लोग ने एसोसिएटेड कोलाइड्स में देखा था कि RCOO माइनस और Na प्लस पहले डिसोसिएट हो गया RCOO माइनस में, और फिर एक सर्टेन कंसंट्रेशन पर जो R ग्रुप है वो सेंटर पर आ गया और सरफेस पर हमारे माइनस चार्ज आ गए। तो यहां पर हम लोगों को चार्ज आ रहा है एक ही प्रकार का, यानी सभी पर क्या हो जा रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहां पर लिख रहे हैं डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय एग्रीगेशन ऑफ आयंस। थर्ड जो है वो है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ऑफ मेटल्स। जैसा कि हम लोग ने ब्रेडिक्स आर्क में देखा था कि हम लोग हाई हीट के जरिए मेटल को वेपराइज करते हैं और फिर चूंकि वहां पर आइस बात होता है तो वो कंडेंस हो जाता है और हम लोगों का सॉल्व मिलता है। तो इस प्रोसेस में चूंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो हो सकता है वो सॉल्व जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले, जिससे के कारण उसके ऊपर में निगेटिवली चार्ज आ जाए। तो नॉर्मली जो मेटालिक सॉल्व होते हैं वो हमारा निगेटिवली चार्ज सॉल्व होते हैं, क्योंकि उन पर निगेटिव चार्ज होता है। और जो फोर्थ और जो सबसे एक्सेप्टेड रीजन है वो हमारा ड्यू टू है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन एंड और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अभी ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या है ये भी हम लोग देखेंगे, पर ये कहता है कि चार्ज इसलिए कोलाइडल पार्टिकल पर आता है क्योंकि वो सॉल्यूशन फेज यानी डिस्पर्सन मीडियम में जो दो आयंस मौजूद है उसमें से किसी एक आयंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो किस आयन को एब्जॉर्ब करता है, जो कोलाइडल और डिस्पर्सन मीडियम में जो कॉमन होता है वो उसको, है ना, आयंस को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू। द सॉल्व पार्टिकल्स एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो सॉल्व पार्टिकल्स पर जो चार्ज आता है वो इसलिए आता है क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन करते हैं किसी खास आयन का, जिसके कारण उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। When two or more ions are present in the dispersion medium, अगर डिस्पर्सन मीडियम में दो या दो से अधिक आयंस मौजूद होंगे, ठीक है, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयन कॉमन टू द कोलाइडल पार्टिकल यूजुअली टेक्स प्लेस। यानी वही आयन का एब्जॉर्प्शन होता है जो दोनों में क्या होता है, हमारा कॉमन होता है। तो इसको हम लोग दो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में when AgNO3 solution is added to Ki solution, यानी हम लोग AgNO3 सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं Ki सॉल्यूशन में, और यहां पर Ki सॉल्यूशन ज्यादा है और AgNO3 सॉल्यूशन कम है, यानी AgNO3 लिमिटिंग रिएजेंट है और Ki हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर Ki जो है ये हमारा ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, तो देखिए पहले AgNO3 और Ki रिएक्ट किया,
तो बन गया AgI प्लस KNO3। KNO3 जो है वो आयनिक है, तो K प्लस NO3 माइनस सॉल्यूशन में रहा, और हमारा प्रेसिपिटेट कौन बना? AgI। तो AgI हमारा कोलाइडल पार्टिकल हो गया। और अब अगर हम लोग देखें AgI, तो यहां पर AgNO3 हम लोगों का जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हम लोग AgNO3 कम अमाउंट में लिए थे और Ki हम लोग ज्यादा अमाउंट में लिए थे। तो हमारे पास जो AgI है वो अब उसको कौन कौन सा आयन दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इन दोनों आयन को भी देख लें तो AgI देख रहा है कि चलो भाई K प्लस है, NO3 माइनस है, और साथ ही साथ K प्लस और I माइनस भी है। AgNO3 तो कम अमाउंट में डाले थे, वो तो पूरा रिएक्शन में खत्म हो गया। तो यहां पर K प्लस I माइनस है, K प्लस NO3 माइनस है। तो कौन सा AgI में कॉमन है? तो AgI में भी I माइनस है, और यहां पर हमारा KI में I माइनस है। तो AgI जो है वो अपने सरफेस पर I माइनस को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए AgI जो है वो उस पर I माइनस आ जाएगा, और ये निगेटिवली चार्ज हम लोगों का एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी का अगर जस्ट हम लोग रिवर्स देखें कि अब हम लोग KI सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं AgNO3 में, यानी KI अब हमारे पास कम अमाउंट में है और AgNO3 हमारे पास ज्यादा अमाउंट में है। तो क्या होगा? तो KI और AgNO3 मिलके AgI प्लस KNO3 बना लेगा। लेकिन इस बार मेरे पास KI कम अमाउंट में है, तो KI तो पूरा खत्म हो गया। तो अब AgI को कौन कौन सा आयन दिखाई दे रहा है? तो AgI को दिखा रहा है K प्लस NO3 माइनस है, और साथ ही साथ Ag प्लस और NO3 माइनस है। तो कॉमन आयन उसको Ag प्लस दिखाई देगा, तो Ag प्लस को अपने सरफेस पर क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी व्हेन KI सॉल्यूशन इज एडेड टू AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट रिजल्ट्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ Ag प्लस आयंस फ्रॉम डिस्पर्सन मीडियम। तो यहां पर हम लोगों को पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, जबकि यहां पर अगर हम लोग देखें कि व्हेन AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड टू KI सॉल्यूशन, निगेटिवली चार्ज सॉल्ट रिजल्ट्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ I माइनस आयंस फ्रॉम डिस्पर्सन मीडियम। यानी जो सॉल है वो उसी आयन को एब्जॉर्ब करता है जो हम लोगों का कॉमन होता है। अब उससे या तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बन सकता है, या फिर हम लोगों का निगेटिवली चार्ज सॉल्व बन सकता है।